सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि आज के इस लेक्चर हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक रहने वाला है फिजिक्स का। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। अब इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज होता है जो कि जब फ्लो होता है पर यूनिट टाइम, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है जिसको कि हम अमीटर से मेजर करते हैं, जिसकी SI यूनिट एम्पियर होती है। अब यहीं से हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कि ये है आपका करंट, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं पर यूनिट टाइम, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा इसी को बोलते हैं। अब चार्ज क्या होता है? तो चार्ज जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। जो लाइक चार्जेस होते हैं दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं यानी पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है। SI यूनिट की अगर बात करेंगे तो चार्ज की कूलॉम होती है, और एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या फ्लो ऑफ चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन कंटेन्स चार्ज। जब वो फ्लो होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है, और कितने टाइम में फ्लो हो रहा है वो भी मायने रखता है, तो इसलिए I = Q/T हो जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? विभवांतर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, तो इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि कितना काम किया गया है किसी चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम पॉइंट A टू B, फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से डिनोट करते हैं और मेजर करते हैं वोल्ट मीटर के थ्रू, ठीक है। SI यूनिट, SI मात्रक होता है वोल्ट, और मेजर करते हैं इसको वोल्ट मीटर के थ्रू, ठीक है। तो यही होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, दैट इज वर्क डन टू मूव द चार्ज, V = W/Q। नाउ कमिंग ऑन टू द रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ओके। अब उनको फ्लो ना होने देना, उनको कितना ऑपोजिशन ऑफर करना, कितना रेजिस्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है कितना आप अपोज कर रहे हो उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, तो वो प्रतिरोध कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड होता है? तो वो लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, टेम्परेचर है, नेचर ऑफ मटेरियल है। अब बड़ा आसान है, इफ़ यू कैन रिलेट कि भाई हमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना है तो वी वुड अचीव द कंडक्टिविटी। और अगर इलेक्ट्रॉन्स बेचारे फ्लो नहीं हो पाए, उनको देर लग गई, जैसे कि ऐसे मान लो कि ये है कोई कंडक्टर, ठीक है, और हमें यहाँ से डाल के यहाँ पहुँचाना है जितना जल्दी से जल्दी हो सके, तो अच्छा कंडक्टर है। और अगर नहीं पहुँच पा रहा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। फिर रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो सीमेंस होता है, ठीक है। सीमेंस किसका यूनिट होता है? कंडक्टेंस का, चालकता का बोलेंगे, ठीक है। चालकता का ये SI यूनिट है सीमेंस, और उसका उल्टा होता है रेजिस्टेंस। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, अभी यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो अब वैसे बात है रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा उनको, क्योंकि ज़्यादा लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पे अब हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, यानी कि लेंथ उतनी रखी लेकिन ऐसा कर दिया। अब सोचो, एक यहाँ और एक यहाँ, इलेक्ट्रॉन्स कितने आपस में दूर दूर जा रहे होंगे बिना किसी दिक्कत के साथ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पास पास हैं तो काफ़ी कोलाइड करके, यहाँ पे वो लॉजिक मतलब आता है ना कि दूर दूर हैं तो बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। डिस्टेंस तो सेम ही है ना, मैंने डिस्टेंस थोड़ी ना वो किया कुछ, डिस्टेंस में थोड़ा ना कुछ किया मैंने, तो एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया। तो उनको अब यहाँ पे क्या एकदम घुसे पीटे, ठीक है, एक दूसरे से लड़ते हुए जा रहे होंगे, यहाँ आराम से एकदम स्पेस मिला हुआ है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होगा, बिकॉज देयर वुड बी लेस कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या गर्मा जाएंगे एक दूसरे से और लड़ेंगे, इधर भाग रहा है कोई, इधर भाग रहा है कोई, इधर भाग रहा है, तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। एंड देन नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि वो उस मटेरियल, जिस मटेरियल से वो बना है कंडक्टर, उसका नेचर क्या है। और वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आता है किसका? रेजिस्टिविटी का। अभी हमने ये पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ है, लेंथ बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के एरिया बढ़ाओ रेजिस्टेंस कम होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, L/A, और इसको हम जो ये प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हटाएंगे तो देयर वुड बी अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड एज रो, ये रो आ जाएगा। तो R = रो L/A। रो क्या है? रेजिस्टिविटी, जिसको कि हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध भी बोल देते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बोल देते हैं। इसकी यूनिट होती है मो या ओम इनवर्स। कैसे पता? रेजिस्टेंस की होती है ओम,
ठीक है, OHM ओम। अब है क्या, ये रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है, तो ये ओम मीटर, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी ओम मीटर होगी, ठीक है। ये जो आपकी लिखी हुई है मो या फिर ओम इनवर्स, ये रेजिस्टिविटी की नहीं है सर 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 सर, ये इसकी नहीं है। किसकी है ये है कंडक्टेंस की। सर अभी तो बोले थे सीमेंस होती है, बिल्कुल होती है, तो वो भी होती है, ये भी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, किसका होता है? या फिर आप एकदम सिंपल ही मान लो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो ये किसका होता है? वर्क डन का होता है। लेकिन हम वर्क डन का तो जूल भी लिखते हैं ना, तो उसी तरीके से मो या ओम इनवर्स से कंडक्टेंस का होता है और हम सीमेंस भी लिखते हैं, सिंपल, ठीक है। रेजिस्टिविटी ये होता है, अभी मैंने बताया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी निकल के आया, लेंथ का ये मीटर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, ये मीटर यहाँ चला जाएगा, रेजिस्टेंस की ओम होती है तो ओम मीटर यहाँ पर आ जाएगा। अब ध्यान ये रखना है हमें कि रेजिस्टेंस तो ये सब डिपेंड हो रहा था लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो फिक्स्ड होती है किसी भी कंडक्टर के लिए, वो फिक्स्ड होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिल्वर की रेजिस्टिविटी इतनी होती तो इतनी ही होगी, वो लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। यू शुड रिमेंबर हेयर कि जो एलॉय होते हैं हैव ग्रेटर रेजिस्टिविटी दैन इट्स कॉन्स्टेंट मेटल्स, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉन्स्टेंटिन ये है कॉपर और निकल का बना हुआ है, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है कॉन्स्टेंटिन की वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू कॉपर एंड निकल, तो अलॉय हैव ग्रेटर रेजिस्टिविटी दैन इट्स कॉन्स्टेंट मेटल्स। वही रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी अगेन अब हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि सर रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी क्या है, अंतर क्या है इनमें, फिर तो अंतर सिमिलर है अगर हम देखें तो, दोनों ही रेजिस्ट कर रहे हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, लेकिन वो क्या है, ये लेंथ बढ़ाने पे, एरिया घटाने बढ़ाने पे वो चेंज होता है, बट ये फिक्स्ड होता है किसी एक कंडक्टर, किसी एक कोई भी चीज़ है, जैसे कॉपर के लिए अलग होगा, सिल्वर के लिए अलग होगा, वो लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। अब हम आते हैं सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस पे कि किस तरह का हम सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस को अरेंज कर सकते हैं। तो एक तो है सीरीज़ और एक होता है पैरेलल। सीरीज़ में होता है कि इस तरह से आप देख पा रहे हैं कैसे, यहाँ पर करंट सेम फ्लो होता है, जैसे यहाँ पर मैंने करंट अगर डाला तो R1 R2 इनमें जो दोनों में करंट पहुँचेगा वो सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डालूंगा R3 R4, जो करंट पहुँचेगा वो सेम होगा, मतलब यहाँ से मैंने करंट डाला R1 पे वही पहुँचा, R2 पे वही पहुँचा, R4 पे वही पहुँचा और R3 पे भी वहीं वहाँ पे पहुँचा। क्यों? क्योंकि कहीं पे ब्रेक नहीं है ना। यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ से जब करंट डालेंगे तो एक यहाँ चला जाएगा एक पार्ट करंट का और एक पार्ट यहाँ चला जाएगा, तो करंट यहाँ ब्रेक हो जाएगा। हाँ, ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, तो जितना भी करंट जाएगा, फॉर एग्जांपल मैंने 10 एम्पियर डाला, मान लेते हैं 10 डाला, 6 इधर गया 4 इधर गया, तो इसको भी 6 मिलेगा, इसको भी 6 मिलेगा, इसको भी 4 मिलेगा, इसको भी 4 मिलेगा, यानी कि ये दोनों तो आपस में सीरीज़ में है, ये दोनों तो आपस में सीरीज़ में है, लेकिन ये सेट और ये पूरा एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ये आपस में पैरेलल में है। एंड व्हेन दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं यानी कहीं ब्रेक नहीं है, तो हमें सबको बस जोड़ देना होता है R1 R2 R3 R4। लेकिन जब ये पैरेलल में होते हैं तो क्या करना होता है, हमें 1/R1 1/R2 इस तरह से करके करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर इस तरह से एक गया, फिर एक इस तरह से गया, ठीक है, फिर मान लेते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो ये अगेन पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। उसके लिए जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैं मान लेता हूँ R1 है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ R2, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ R3, यहाँ पर मान लेता हूँ R4 है। तो अभी मैंने बताया कि जो जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो जो R इक्विवेलेंट होता है वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह से होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप सिंपल ऊपर वाले को ऐसे पहले R1 R2 कर लो, ठीक है, मान लेते हैं कि ये 5 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 4 है, ऐसे करके मान लेते हैं। तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, नीचे वाला कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यानी R3 प्लस R4, ठीक है, 6 आ गया। अब जब हमें R इक्विवेलेंट निकालना है तो ये ऊपर वाला ये और ये आपस में पैरेलल में है, तो हमें 1/11 प्लस 1/6 इस तरह से करना होगा। जो भी LCM निकाले करें, जैसे फॉर एग्जांपल 66 ये LCM आ गया, देन उसके बाद 6 यहाँ पर 11 यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, देन 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 17/66। लेकिन ये नहीं होगा बिकॉज ये 1/R इक्विवेलेंट है, हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, तो 66/17 इस तरह से करना होता है न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। आई थिंक फैटमैन में कुछ सैम्पल न्यूमेरिकल्स दिए होंगे, बाकी तो लिटिल बॉय से आप प्रैक्टिस कर ही सकते हो, वहाँ पे तो दिए ही होंगे, ठीक है। काफ़ी तगड़े लेवल के भी दिए होंगे, अगर आप NDA वगैरह के लेवल 2 में जाएंगे तो वहाँ पर NDA वगैरह में काफ़ी कायदे का पूछता है वहाँ पे न्यूमेरिकल। आप चाहें तो उनको स्किप भी कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, अगर आपको लगता है टाइम कम है तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन लेवल 1 के तो आपको लगाने ही लगाने हैं।
चलिए ना, व्हाट इज ओम्स लॉ? So the current flowing in a conductor is directly proportional, that is current is directly proportional to the voltage across the conductor provided all the physical conditions and temperature remain constant. यानी कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के अगर बाकी सारी फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर अगर नियतांक रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं तो। एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रा किसका? ओम होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यही अभी ने पढ़ा। करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज। इसको हटाएंगे तो अगेन वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है एंड वो है आर, जिसको कि हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो वी इज इक्वल्स टू आई आर, यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है। जॉर्ज साइमन ने ये जो ओम्स लॉ दिया है ये 1827 में दिया था, 1827 में इन्होंने ये दिया था। ओके, अब आते हैं हम पावर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले भी हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में किस लिए क्रिएट किया जाता है? इसलिए क्रिएट किया जाता है सो दैट कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लो कर सकें। अब इलेक्ट्रॉन्स अपने आप तो फ्लो करेंगे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में तार पड़े हुए हैं, अच्छा तार पड़े तो हुए हैं तो, और उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन हमेशा तो लाइट नहीं आती है, लाइट जाती भी है, लाइट आती है, लाइट जाती है, लाइट जाती है, लाइट जाती है, जिसका हम बिल भरते हैं किसको? अपना जो भी हमारा जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे हमारे कानपुर में केस्को है, ठीक है। तो इसी तरह से हर जगह होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब वो क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है? वो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके देता है, जिसके लिए आप पैसा भरते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो आपके तारों में पड़े हुए हैं, ठीक है। अब लेकिन लाइट तो आती नहीं है, ठीक है, हमेशा की लाइट हमेशा आ रही है। तो फिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होता है और उसके लिए वर्क डन करना होता है, और उस वर्क डन का पैसा लेते हैं वो आपसे। वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसका वो आपसे पैसा लेते हैं। ऐसा है सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रॉड है, उसमें पानी भरा हुआ है, मैंने उसको ऐसे एकदम हॉरिजॉन्टली रख रखा हुआ है, वो उसमें पानी फ्लो नहीं होगा। हल्का सा मैंने उसको टिल्ट किया, पानी पूरा फ्लो होने लगेगा उसमें। क्यों? मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन टू मूव द चार्ज, ठीक है। तो और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे होता है? जैसे कि मतलब कोई एक छोटा हमारा सेट ऑफ वो है, ठीक है। तो बैटरी जो होती है, बैटरी का काम होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना। तो यहाँ पर वर्क डन अपॉन पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं अगर आपको याद हो वर्क डन वाले चैप्टर में। तो पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यानी वर्क डन इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो यहाँ अगर मैं पावर इंटू टाइम लिख दूँ, यहाँ पर मैं पावर इंटू टाइम लिख दूँ, इस टी को यहाँ नीचे ले जाऊँ तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, यानी पी अपॉन क्यू अपॉन टी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यही तो चार्ज होता है, यही तो चार्ज होता है। चार्ज इज फ्लो ऑफ, सॉरी यही तो करंट होता है, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो P अपॉन आई नहीं हो जाएगा, ये पूरा आप Q अपॉन टी को आई लिख सकता हूँ। तो P अपॉन आई इज इक्वल्स टू वी, दैट इज P इज इक्वल्स टू आई वी, P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू वी आई। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? अब यहीं से अगर मैं हीट निकालूं तो हीट कितनी जनरेट होगी उसमें? हीट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, और पावर है वी आई और टाइम को रख दिया टी, ठीक है। वी इज इक्वल्स टू आई आर, अभी ओम्स लॉ पे पढ़ा है, वी इज इक्वल्स टू आई आर है, ठीक है। वी इज इक्वल टू आई आर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो ये आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा, दैट इज हीट जनरेटेड इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, एप्लीकेशंस की अगर बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो जो हमारी कॉइल्स होती हैं हीटर में वो नाइक्रोम की बनी हुई होती हैं। नाइक्रोम मतलब निकल और क्रोमियम की, निकल और क्रोमियम की बनी होती हैं कॉइल्स जो होती हैं हीटर की। अब जब हम इसको जब हम इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं इसमें, तो क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन्स इससे फ्लो होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, ये हीट अप हो जाता है जब, ठीक है। ये क्या होता है, हीट हो जाता है रेजिस्टेंस की वजह से। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं हीटिंग पर्पज़ के लिए नाइक्रोम को। ये फिलामेंट ऑफ जो बल्ब होता है, जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो इसके हीटिंग इफेक्ट से क्या होता है, ग्लो कर जाता है। और ग्लो कर जाता है तो इसको हम बल्ब बनाने में यूज़ करते हैं टंजिस्टन को, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है, हाई नहीं होगा तो थोड़ा सा गर्म होते ही पिघल जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि बल्ब गर्म भी हो जाता है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो ग्लो तो करता ही है प्लस हीट भी होता है वो, ठीक है। देन अगर बात करेंगे फ्यूज़ में, तो फ्यूज़ में उल्टा होता है। फिलामेंट को हमें कोशिश करना होता है कि बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, बहुत ही उच्च गलनांक हो, ताकि तुरंत मेल्ट ना करे, पिघले नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उसका निम्न गलनांक हो, लो मेल्टिंग पॉइंट हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्यूज़ है, तो ये फ्यूज़ लगा दिया जाता है, ये कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, टीवी फ्रिज वगैरह, यहाँ पर लगा दिया जाएगा। तो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आई तो वही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये किसने दिया था? पहले तो यहाँ पर ये चीज़ को नोट कर लो, इट वॉज गिवन बाई जेम्स पी जूल, जेम्स प्रिस्कॉट जूल, ठीक है।
यहाँ पर इन शॉर्ट में जेम्स जूल लिख रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना है, हु गिव द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आएगी तो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, क्योंकि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि बहुत ही कम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाता है, तो ये ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे करंट फ्लो करेगा नहीं। जब करंट फ्लो करेगा नहीं तो हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस बच जाएगा फ्यूज़ होने से, मतलब ख़राब होने से, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल्स 3 तरह के हो सकते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। ठीक है, जो मेटल होते हैं वो कंडक्टर्स जनरली होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो अलाउ करते हैं अच्छे से फ्लो करने के लिए। इंसुलेटर अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए। और कंडक्टर और इंसुलेटर से के बीच में होते हैं सेमीकंडक्टर, यानी कंडक्टर से कम लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को ये फ्लो करवाते हैं ना। अगर बात करें कॉमर्शियल यूनिट की, तो कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वाट आवर। ये जो किलो वाट आवर होती है, ये यूनिट होती है इलेक्ट्रिसिटी की, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। किलो वाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और 1 किलो वाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। 1 किलो वाट आवर का मतलब 1 यूनिट। तो पता है सवाल इस तरह से पूछता है, और 1 किलो वाट में वैसे बात है 1000 वाट होंगे। अगर कभी सवाल पूछता है ना तो इस तरह से पूछता है, और अगर आप यहाँ से निकालना चाहेंगे तो 1 यूनिट 1 किलो वाट आवर है। अब 1 किलो वाट में 1000 वाट हो गए, मैंने 1000 वाट लिख दिया। ठीक है, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, है ना, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो यहाँ पर मैंने 3600 लिख दिया, तो ये कितना आ गया, इतना आ गया। इसी को मैं जूल लिख सकता हूँ। तो 1 यूनिट का मतलब होता है 3 पॉइंट, या फिर 1 किलो वाट आवर का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये होता है 1 यूनिट या 1 किलो वाट आवर का मतलब। अब कई बार सवाल इस तरह से पूछता है कि कोई एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, ठीक है, 50 वाट का, ठीक है, 50 वाट का, और वो महीने में बताओ, अगर महीने मतलब डेली अगर चलता है वो 2 घंटे, तो बताओ महीने में कितने यूनिट वो कंजम्पशन करेगा, कितने यूनिट। तो हमें कुछ नहीं, वो किलो वाट आवर के फॉर्म में लिख लेना है बस। ये वाट है तो किलो वाट कितना होगा, 0.05, क्योंकि 1000 से भाग करना पड़ेगा ना। 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, तो मुझे निकालना क्या है, वाट से किलो वाट में जाना है तो 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो ये 0.05 आ गया। अच्छा, किलो वाट आवर 2 घंटे, लेकिन कितने दिन, पूरा महीना, महीने में 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 0.05 इंटू 60, है ना, 0.05 इंटू 60। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 3 यूनिट आ जाएगा। क्यों, आप देख लो, 6 5 जो 30, और 0 और 2 के बाद पॉइंट लगा, तो पॉइंट यहाँ लगाओगे तो 3 किलो वाट आवर, यानी कि 3 यूनिट बिजली का कंजम्पशन ये डेली, मतलब ये पूरे महीने में करेगा, ये जो भी अप्लायंस है आपका। ठीक है, तो इस तरह से इसको निकालते हैं। बाकी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को ध्यान रखना है, जनरली हमारे इंडिया में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ में ये काम करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। और इनका जो कलर होता है, लाइव वायर का रेड होता है, न्यूट्रल का ब्लैक होता है, और ग्राउंड या फिर अर्थ का ग्रीन या येलो होता है, जनरली ग्रीन होता है ये। ठीक है, तो रेड, ब्लैक, ग्रीन, या फिर हो सकता है वो येलो भी हो जाए। तो ये कलर भी आपको याद रखना है, कलर कोड। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। एंड अभी आपको हिंदी में माइंड मैप साथ ही साथ मिल जाएगा पर हमारे SSC टेलीग्राम चैनल पे। फिर आपको लिटिल बॉय से क्वेश्चंस लगाने एंड बताना कि आपका कितना क्या स्कोर है। कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है जो मुझे आप डायरेक्टली भेजना चाहते हो तो 8840286735 पे मुझे भेज सकते हैं, बट उस तरह की क्वेरी मत भेजिएगा, हमारा ऐप नहीं चल रहा है, हमारा वीडियो नहीं प्ले हो रहा है। ठीक है, उसके लिए अलग नंबर है 8840286735। एंड हम लोग का ध्यान सेशन रेगुलरली हो रहा है, 6 बजे के आसपास होता है। ठीक है, 6 सवा 6 के आसपास। तो अगर किसी को करना है तो एप्लीकेशन पे जाके सफ़र 2.0 करके है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ़ीस वहाँ पर 10 रुपये है, और 10 रुपये भी इसीलिए रखी गई है क्योंकि 10 रुपये से नीचे एप्लीकेशन पे अलाउड नहीं है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसे तो ऑलमोस्ट फ्री ही मैंने रखा था, लेकिन वो अलाउड नहीं है। ठीक है, उसमें एप्लीकेशन पे एक पेमेंट गेटवे के चार्जेस होते हैं इसलिए। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर अगर किसी को मेडिटेशन वगैरह सुबह करना हो तो वो आ सकता है। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन।